प्यारे बच्चों, क्षितिज भाग 2 से आज ये 8वां पाठ कविवर ऋतुराज जी की रचित कविता कन्यादान। आइए हम पहले कवि के बारे में सामान्य जानकारी जो पुस्तक में उपलब्ध है उसे प्राप्त करते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। भरतपुर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमा पर सटा हुआ एक जिला है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरद और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। ऋतुराज जी को सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। यानी ऐसे लोगों को अपने लेखन का विषय बनाया है जो समाज के मुख्य धारा में दिखते ही नहीं है, या वे बातें जिन पर सामान्यतः हमारी निगाह नहीं जाती है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। दैनिक जीवन यानी हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसकी सच्चाई इनकी कविताओं में निकल कर आती है, और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। यानी ये कहीं और नहीं जाते हैं। कविताओं का विषय इनका आसमान, बादल, नदी, झरना नहीं होता है, बल्कि अपने आसपास जो चीज़ें घट रही हैं, जो गलत हो रहा है, या जो भी चीज़ें इनको नज़र आती हैं, उन पर ही ये अपनी कविता का उन्हें विषय बनाते हैं। आइए बच्चों, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं कन्यादान, वो कन्यादान कविता में कौन सी बातें कही गई हैं, जो उसका एक तरीके से मुख्य जो बिंदु हैं, उसमें जो मूल बातें हैं वो पहले आप जान लीजिए। आपको करीब करीब कविता की सारी बातें यहीं से स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग व्याख्या को देखेंगे। आइए देखते हैं। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। यानी कौन सा परंपरागत आदर्श रूप है कि माँ अपनी बेटी को कन्यादान यानी विवाह के बाद जब वो अपने ससुराल में जाती तो यही सिखाती, बेटा देखो अब वही तुम्हारा घर है, सुख हो दुख हो जो भी हो तुमको वहीं अब रहना है। तो वहाँ अगर कोई समस्या होती है तो देखो अब तुमको कहीं लौट के नहीं आना, जो भी हो झेल के कैसे भी वहीं पे तुमको रहना है। लेकिन ये जो माँ है वो उनको नहीं, ये सब बातें नहीं बताती है कि दुख सहना या जैसे भी हो रहना, और नहीं, वो उसको जो सच्चाई है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो उनको बातें बताती है। कविता में आप देखेंगे कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हुए आदर्श के मुलम्बे में बंधन है। कह रहे जो प्रतिमान लड़कियों के लिए बना दिए गए हैं, कौन से प्रतिमान, कह रहे हैं कि जो प्रतिमान बना दिए गए उनके प्रगति में, उनके विकास में बाधक है। कौन से ऐसे प्रतिमान है? जैसे कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपास, लड़कियां बहुत दुबली पतली कोमल है, तो ये कोमलता के लेकर जो उनकी प्रशंसा की जाती, वास्तव में उनकी वो कमजोरी है। कोमलता कमजोरी, उनको मजबूत बनना है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। यानी लड़की जैसे, लड़की अगर जोर से हंस दे, या लड़की सुबह दौड़ने जाए, लड़की कुछ ऐसा काम करे जो परंपरागत रूप से लड़कियां अभी तक नहीं करती आई हैं, तो समाज उनको यह कहा कि अरे तुम लड़की हो के तुमको ये नहीं समझ में आता है, लड़की हो के ऐसे ही। कोई अगर लड़का आप देखेंगे, छोटा भी बच्चा हो, अगर वो रोता है तो सब लोग कहते हैं अरे देखिए लड़का होके रो रहा है, जैसे कि रोने की जिम्मेदारी लड़कियों को। तो कुछ ऐसी जो चीजें समाज में हमारी बन गई हैं, उन्हीं की बात करेंगे। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ बेटी के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। यह आप जानते ही हैं कि जब लड़कियां छोटी होती हैं तो अपने पापा के बहुत करीब होती हैं, पापा से उनका बहुत प्यार होता है। जो लड़के छोटे होते हैं उनका माँ से लगाव रहता है, खैर वो अंत तक बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती चली जाती हैं, वो पिता से धीरे धीरे उस तरीके का, मतलब अलग नहीं हो जाती हैं, लेकिन उनके माँ के सुख दुख को देखकर वो अपने माँ के बहुत करीब होती चली जाती हैं, जैसा कि वो बचपन में नहीं होती हैं। यही कारण होता है कि जब बेटी घर से जाती है तो सबसे ज़्यादा दुख माँ को होता है, जैसे उसकी
यहाँ पे वो शब्द आया है ना, जैसे उसकी अंतिम पूंजी जो किसी तरीके से, हर एक तरीके से बचा के रखा हो, वो अब भी उससे ले लिया जा रहा हो। यहाँ कहा गया है कि कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। कहने सिर्फ भावनाओं का उच्छलन नहीं है कि सिर्फ भावनाओं में बह के कोई माँ ऐसी बात कर रही है, वो पूरे लॉजिक के साथ, पूरे तर्क के साथ, पूरे सच्चाई के साथ, पूरे प्रामाणिकता के साथ ये बातें कविता में कही जा रही हैं। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। और इस कविता में हम ये देखेंगे कि जो कवि हृदय मिला है ऋतुराज जी को, वो एक स्त्री जीवन के एक पक्ष को कितनी गहराई से, कितनी संवेदनशीलता से देख पाए हैं, इसका परिचय भी हमको इस कविता में मिलता है। तो आइए बच्चों, हम कविता को देखते हैं कि कविता में कौन सी बातें कही गई हैं। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। 3 लाइन, पहले 3 लाइन में देखिए कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, यानी ये जो बात अभी हम लोग अभी कर चर्चा की ना कि भावुकता से भरा हुआ नहीं था, ये सच्ची बात थी, ये तार्किक बात थी कि वो उसका जो दुख है लड़की को दान में देते, जो कन्यादान शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि जैसे कि वो उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ के लिए वास्तव में लड़की अंतिम पूंजी की तरह ही होती है। माँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ अपनी बेटी से कह पाती है, और बेटी जब बड़ी होती है तो बहुत सारे माँ के अपने कष्ट को, दुख को, समस्या को, चिंता को समझ पाती है। अब जब वो चली जाएगी तो वो सारी बातें जो आराम से वो कह पाती थी या बेटी उसकी समझ पाती थी, अब वो किससे कहेगी। जैसे किसी ने हर एक परिस्थिति के लिए बचा के अपना कुछ गहना, कुछ पैसा रखा हो, और वो भी ले लिया जाए तो आदमी की कैसी स्थिति होगी कि अब क्या होगा, अब कैसे जीवन चलेगा। तो लड़की को दान में देते वक्त जो माँ की भावुकता है, जो उसका दुख है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसका कष्ट है, वो भावुकता भर नहीं है, वो सच्चाई है, उसमें प्रामाणिकता है, उसमें तार्किकता है, वो यथार्थ है। अब आगे देखिए, कविता में लड़की के बारे में बताया गया है कि वो जो लड़की है जिसकी कन्यादान माँ कर रही है या जिसको वो बता रही, वो कैसी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। सामान्यतः देखते हैं हमारे समाज में लोग लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना या उनको बहुत करना, क्योंकि देखिए अभी ये बातें जब कही जाती तो कई बार लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब तो सभी लड़कियां पढ़े। निश्चित रूप से पहले से आज की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बच्चों आपको ये जानना चाहिए कि आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी है जहां आज भी लड़कियों को बहुत कम उम्र में और बहुत ज़्यादा न पढ़ा लिखा के ही एक तरीके से होता है कि बस इसको इस घर से उस घर भेजो, वहाँ जो उसका होगा होगा, हमारा गला छूटे। आज भी ऐसी स्थिति है। ये कविता इसी समाज के किसी माँ और बेटी को देखकर लिखा गया है, कहीं अलग से नहीं। तो आइए देखिए क्या कह रहे हैं कवि, कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। देखिए सयानी, लड़की अभी बड़ी नहीं थी, ये कहना कुछ अलग होता है। सयानी यानी लड़की देखने में उम्र से तो वयस्क हो गई थी, लेकिन सयाना यानी जो उसको बुद्धिमानी, जो चालाकी, जो इस समाज में, इस कुटिल समाज में, इस चालाकी भरे समाज में जीने के लिए जो वयस्कता, जो मेच्योरिटी चाहिए, वो नहीं आई थी। बस अभी बड़ी हो गई थी, वो शरीर से बड़ी हो गई थी, समाज की चालाकियों को समझने की बुद्धि उसको नहीं हुई थी, इसीलिए कह रहे वो सयानी नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी, उसे सुख का आभास, यानी उसको अच्छी चीजें तो समझ में आती थी, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था, यानी समस्याओं और कष्टों से भी उसका पाला नहीं पड़ा था, जो अब पड़ने वाला है। क्योंकि हमारे जीवन के दो, लड़की के जीवन के दो चरण होते हैं, एक जो अपने वो घर रहती है, दूसरा जब वो ससुराल में जाती है। अपने घर में वो जिस तरीके से जीती है, वहां पे जाके उसको एकदम अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको उन परिस्थितियों का आभास न हो या वो न बताया जाए, तो आप वहाँ पे आसानी से अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे। तो वही वो कह रही है कि उसे सुख का यानी खुशियों का, अच्छे चीज़ों का आभास होता था, लेकिन चालाकी का, धोखे का, दुख का, इसका आभास उसको नहीं होता था। वो पाठिका थी, वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका धुंधले प्रकाश की, जैसे धुंधले प्रकाश में कुछ पढ़ने से कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, उसी प्रकार से ये जो समाज है, समाज में चीजें साफ नहीं होती हैं, धुंधला, यानी आपको बड़ा ध्यान से देखना है इस समाज की चाल को,
इस समाज की गति को, लोगों की बातों में छुपे हुए अर्थ को। तो ये अब उस तरीके से नहीं समाज के चीजों को समझ पा रही थी जैसे धुंधले में कोई पढ़ी हो, कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी उसने जीवन के कुछ ही कड़ियों को अभी समझा था, कुछ ही लाइनों को समझा था, इस समाज के, इस जीवन के, लोगों को समझने के तौर तरीकों को उसने कुछ लाइन, कुछ कड़ियां ही समझी थी। अभी पूरी की पूरी बातें वो नहीं जानती थी कि इस समाज में कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। ये दो लाइन देखिए बच्चों, लड़कियों के लिए पहले कहा जाता है कि लड़कियों की सुंदरता की प्रशंसा करने से ही सारा काम हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी कोई सुंदरता की तारीफ करे तो उस पे तुम खुश मत होना, क्योंकि ये हमारे जीवन का नहीं है कोई आप तुम्हारी तारीफ करके तुमसे कोई भी काम करा ले। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और कहे कि आग का प्रयोग क्या है, खाना पकाने के लिए, जलने के लिए नहीं। ये बहुत बड़ा संदर्भ है, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में कई बार लड़कियों को जला के मार दिया जाता है, बहुओं को, या खुद वो अपने को आग लगा लेती हैं। तो कहें याद रखना है, ये आग जो होता है ये सिर्फ रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। यानी आग का प्रयोग हमेशा तुम बस रोटी बनाने के लिए करना, अपने खुद को खत्म करने के लिए नहीं। मतलब क्या कहना चाह रही हैं इस इन चार लाइन जो हमने कहा कि चेहरे पर मत रीझना, यानी अपनी सुंदरता को लेकर मत खुश होना कि हम बहुत सुंदर हैं और उसी से हमारा जीवन निर्वहन हो जाएगा। किसी की सुंदरता, किसी के चेहरे से उसका जीवन नहीं बीतता है। जीवन बीतता है कर्म करने से। बहुत आप सुंदर हैं और आप किसी काम नहीं कर रहे तो आपका समाज में सम्मान नहीं होगा, आपका पेट नहीं भरेगा। तो कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो उससे मत खुश हो जाना, कि असली तारीफ चेहरे की नहीं होती है, अपने गुणों और अपने कर्मों की होती है। तुम उस तरफ ध्यान देना। और दूसरी बात कह रहे हैं कि किसी के शोषण में आके या किसी की बात से दुखी होके या किसी के प्रति इतना अपने को मजबूर दिखा के वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर दे, या अपने को तुम खुद कर लो, खत्म कर लो, ऐसा कभी मत सोचना। और इस पैराग्राफ में अंत में कहती हैं कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। क्या सब वस्त्र और आभूषण, और लड़कियों का एक बचपन से ही शौक लग जाता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहनों के प्रति उनका लगाव बचपन से ही हो जाता है, और वो जीवन के अंत तक चलता रहता है। और उसी का फायदा है समाज उठाता है कि कुछ भी दुख और पीड़ा देकर उनको एक नया वस्त्र और एक गहना बनवा दीजिए, तो उससे ही अपने जीवन की वो बहुत बड़ी उपलब्धि कह दी कि ये बंधन है। जैसे लोग शब्दों से किसी की तारीफ कर दें और कुछ कर दें तो उससे उसके जीवन में कुछ नहीं परिवर्तन आ जाता है, उसी प्रकार से अच्छे गहने और अच्छे कपड़े से हमारा जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है जब आप खुद मजबूत हो और खुद से अपने लिए कुछ करने में सक्षम हो। दूसरे का दिया हुआ जिसको पाकर ही आप अपने को जीवन धन्य समझें तो वो जीवन धन्य नहीं है। ये भ्रम की तरह है कि लोग आपको साथ जो भी करना करवाना चाहें और उसके बदले में आपको ले आके एक साड़ी और एक गहना दे दें और उसी से आप खुश हो जाएं। और शाब्दिक भ्रम का मतलब होता है ना कि लोगों की तारीफों में आके तुम कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना कि लोग किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, उसका तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसको सिर्फ उनकी बातों में आकर नहीं करना। किसी के गहने देने से उसके प्रति मत तुम आकर्षित हो जाना, किसी के कपड़े देने से तुम उसके प्रति आकर्षित मत हो जाना। हर एक चीज को अपनी बुद्धि और विवेक से सोचना। अंतिम बात, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। वास्तव में ये इस पूरे कविता का निचोड़ है, अंतिम दो पंक्तियां, कि माँ ने क्या कहा कि लड़की होना, यानी लड़की होने का मतलब क्या है कि जो लड़की के मानवीय गुण है, यानी एक बहू के रूप में जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वहां जाओगी तो एक ननद के रूप में तुम्हारी, या देवरान के रूप में, या जेठान के रूप में, या एक माँ के रूप में जब तुम प्रवेश करोगी अपने जीवन में, एक पत्नी के रूप में, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं उनका कुशलता पूर्वक निर्वहन करना, ये क्या हुआ, लड़की होना। क्योंकि भाई आप लड़की हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां निर्धारित हैं, कोई लड़का है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी। पहला तो ये करना कि तुम लड़की हो तो लड़की के प्रति या तुम्हारी जो इस संबंध में जो भूमिका बनती है उसका निर्वहन करना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये संदर्भ बहुत बड़ा है। इसका तात्पर्य यह है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कमजोर, असहाय, लाचार, बेचारा, दूसरे पर आश्रित, ऐसी तुम मत बनना कि तुमको जो जब चाहे जैसे चाहे जो कर दे, जो कह दे, तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव कर दे। अपने को इतना मजबूत
अपने को इतना सक्षम तुम परिवार के बीच में बनाना, समाज के बीच में बनाना कि तुमको लड़की होने के नाते कोई कमजोर न समझे। बच्चों, आज एक चीज जान लीजिए कि कोई भी जब तक अपने पैरों पर नहीं है, आप जब तक दूसरों के आश्रित हैं, तभी आपके साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार कर सकता है। लेकिन जिस दिन पढ़ लिख के आप अपने पैरों पर हो जाएंगे, यानी अपने जीवन के फैसले या अपने इच्छाओं की पूर्ति करने में स्वयं सक्षम हो जाएंगे, सभी कोई आपका सम्मान करेगा। तो कह रहे लड़की जैसी दिखाई मत देना से सीधा तात्पर्य है कि लड़की जैसी अपने आप को कमजोर, क्योंकि कमजोर का शोषण करने के लिए समाज का हर एक व्यक्ति तैयार है। इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझना, या कमजोर जैसा किसी को प्रदर्शित मत करना कि मेरा क्या होगा, रोना, अब मैं क्या करूँ। नहीं, हर एक परिस्थिति को अपने बुद्धि और विवेक से विचार करके उसके उससे कैसे निकलना है, इसकी सोच समझ रखना, घबराना नहीं। हमेशा धैर्य और हिम्मत से हर एक चीज का हल निकल जाता है। इसको हमेशा याद रहना। लड़की की तरह कमजोर होकर अपने जीवन को खत्म करने या अपने को असहाय समझकर किसी के आगे अपने को समर्पित कर देने के बारे में नहीं सोचना। एक तो लड़की होना मतलब लड़की के जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी लड़की जैसी कमजोर बन के जो परंपरागत रूप से आज तक लड़कियों का शोषण होते हुए चला आया है, वैसा मत होने देना। तो बच्चों, इस कविता का निष्कर्ष यही है कि एक माँ अपनी बच्ची को जो परंपरागत लड़की की भूमिका परिवार में समाज में चलती चली आई है, एक कमजोर, लाचार और शोषित की, उससे बदल कर उसे मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की बात कह रही है। और इस समाज के दाव पेच को कैसे उसे समझना है, उनको एक एक बात को समझा के वो कह रही है कि लोगों के कहने सुनने और समाज में रहने, अभी तक जो तुम जीवन जी हो और अब तुम जो जीवन जीने जा रहे हो, उसमें जो अंतर है और जो चीज़ों को समझना है, देखना है, जिसे आज तक तुमने नहीं देखा है, नहीं जिया है, उनको कैसे जीना है उसको तुम समझ लो। ये जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने को किस प्रकार से मजबूत, आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है, उसकी सीख एक माँ अपनी बेटी को दे रही है। इस कविता से बच्चों 5 प्रश्न है। प्रश्न कविता में आपको पढ़ने पर सीधे उसके उत्तर मिल जाएंगे। और फिर भी किसी को समस्या होती है तो उसको हम ऑनलाइन क्लास में हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।